वेलकम बैक टू गौतम क्लासेस। इंडियन कल्चर में, हमारे भारतीय संस्कृति में कमल के फूल का बहुत महत्व है। ये कमल का फूल हम कई देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, जैसे माँ लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं। इनको कमल का फूल बहुत पसंद है। हमारे यहाँ कई पुरस्कार हैं जो कि कमल के नाम पर, लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि आदि। तो इस लोटस, इस कमल को लेकर के ही एक पोइम है जो इसी के नाम से है, द लोटस। तो तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई ये पोइम द लोटस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द लोटस। पहले इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद लाइन बाय लाइन इसकी हम पूरी एक्सप्लेनेशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mien. But is the lily lovelier? Thus, between flower factions ran the strife in Psyche's bower. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red. Love first chose, then prayed, no, lily white, or both provide. And Flora gave the lotus, rose red dyed, and lily white, the queenliest flower that blows. ये इसका टेक्स्ट था। देखिए इस टेक्स्ट में है क्या। यहाँ कुछ चीजें हैं, मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ। असल में इस कविता में जो पोइटस है तोरू दत्त जो है, उन्होंने कुछ टर्म्स ली हैं जो कि रोमन माइथोलॉजी से ली गई हैं। एक्चुअली जिस प्रकार से हम अपने यहाँ अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग हमें देवी देवता बना रखे हैं या हमारे तय हैं, उसी प्रकार रोमन जो संस्कृति थी, रोमन माइथोलॉजी थी, वहाँ भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इस कविता में कुछ उन्हीं देवी देवताओं में से और कुछ पात्र लिए गए हैं जिनके माध्यम से और इस कविता को आगे बढ़ाया गया है। शुरुआत में यहाँ पे जो बात आती है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है लव। लव केम टू फ्लोरा। देखिए ये जो लव है, एक्चुअली लव है क्या। असल में ये जो वर्ड है लव, ये लव है हमारा गॉड ऑफ लव। इसका नाम है क्यूपिड। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो क्यूपिड है जिसका नाम है, उसको लव के नाम से इन्होंने संबोधित किया हुआ है। असल में लव का मतलब क्या है यहाँ पे, गॉड ऑफ लव, प्रेम का देवता, जिसका नाम क्या है, क्यूपिड। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे हिंदू दर्शन में कामदेव को हम मानते हैं, कामदेव को प्रेम के देवता के रूप में हम मानते हैं, उसी प्रकार रोमन संस्कृति में जो क्यूपिड है उसे हम लव ऑफ गॉड ऑफ लव कहते हैं, और इसी को केवल लव से इन्होंने संबोधित किया है। तो ये कहते हैं लव केम टू फ्लोरा। अगला नाम हमारे पास आता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एक गॉडेस है, गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, यानी फूलों और वनस्पति की देवी है। फ्लोरा कौन है? फ्लोरा एक देवी है जो किनकी देवी है? फ्लावर एंड वेजिटेशन, फूलों और वनस्पति की। यानी जो प्रकृति की गोद में जो भी वनस्पति है, जो भी हरियाली है, जो भी फूल है, उन सब की देवी यहाँ किसको मानते हैं? फ्लोरा को। तो क्या कहते हैं ये कि लव केम टू फ्लोरा। ये जो लव है, जो क्यूपिड है, ये गॉड ऑफ लव जो है, ये आते हैं किसके पास? फ्लोरा के पास, जो गॉडेस है। किसकी गॉडेस है?
फ्लावर्स एंड वेजिटेशन। ओके, ये इसकी फर्स्ट लाइन है। लव केम टू फ्लोरा, क्यूपिड जो है वो फ्लोरा के पास आते हैं, आस्किंग फॉर अ फ्लावर। क्यों आते हैं? तो वो आ रहे हैं किस लिए? आस्किंग फॉर। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। ओके, कोई इच्छित हमारी चीज हो वो हम लेने की जब कोशिश करते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं आस्क फॉर। तो आस्किंग फॉर अ फ्लावर, फ्लावर तो आप जानते ही हैं, फूल। तो एक फूल मांगने के लिए आते हैं। तो लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव जो है, क्यूपिड जो है, वो फ्लोरा के पास आते हैं एक फूल मांगने के लिए। अब फूल कैसा हो? तो देखिए कहते हैं आगे, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। इसका अर्थ अगर हमें इजीली समझना है तो ये जो ऑफ फ्लावर्स लिखा हुआ है इसको आप लास्ट में ऐड कीजिए लाइन के, और फिर देखिए क्या होता है, दैट वुड बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फूलों की अनडिस्प्यूटेड, जिस पर कोई विवाद ना हो, विवाद रहित, निर्विवाद, क्वीन माने रानी। तो ऐसा फूल लेने के लिए आए जो कि निर्विवाद रूप से बिना किसी विवाद के समस्त फूलों की रानी बन सके, ऐसा फूल मांगने के लिए लव फ्लोरा के पास पहुंच गए। समझ में आ गई बात? चलिए आगे कहते हैं, द लिली एंड द रोज। अब यहां इस पोएम के दो कैरेक्टर आते हैं, लिली एंड रोज। दोनों फ्लावर्स हैं, लिली ओके, और एक अपना रोज। तो लिली को हिंदी में हम कहते हैं कुमुदनी और रोज अपना गुलाब। तो ये कहते हैं द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन। देखिए इन्होंने यहां क्या किया, रिपीट किया है लॉन्ग को, लॉन्ग लॉन्ग। जब इस तरह की कोई हम चीज यूज करते हैं, वर्ड का रिपीटिशन हमने किया है, तो ये जो चीज होती है क्या होती है, किसी चीज पर जोर देने के लिए, दबाव देने के लिए, या उसको इंटेंसिफाई करने के लिए, अपनी जो भावना है या जो हम जो बात कहना चाह रहे हैं उस पर ज्यादा प्रभावी रूप से बल देने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। तो पोएट्स ने क्या किया, इस लॉन्ग वर्ड को दो बार लिखा है। वो क्यों लिखा है? ये बताने के लिए कि बहुत बहुत समय पहले, यानी बहुत लंबे कई सालों पहले से, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, जो लंबे समय से हैं, क्या हैं? राइवल्स। राइवल्स होते हैं जिनमें परस्पर कहीं प्रतिद्वंदिता हो, शत्रुता हो। तो आपस में राइवल, आपके लिए एक शब्द आ गया है राइवल। तो राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या शत्रु। तो ये जो लिली एंड रोज हैं, इनमें बहुत लंबे समय से आपस में कहीं प्रतिद्वंदिता है, शत्रुता है, ये आपस में बहुत लंबे समय से प्रतिद्वंदी या शत्रु रहे हैं। ओके, इस प्रकार से ये जो इसकी शुरू की जो 4 लाइन्स थी, इन लाइन्स को हमने पढ़ा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं उनको आपके लिए। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव फ्लोरा के पास आए एक फूल लेने के लिए। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कैसा फूल लेने के लिए? जो कि निर्विवाद रूप से समस्त फूलों की रानी बन सके। द लिली एंड द रोज। अब लिली और रोज जो हैं, इन दोनों के बीच लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। उस उच्च सम्मान के लिए, ऑनर, देखिए ऑनर की स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं HONOUR, यहां पे दिया हुआ है HONOR, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑनर वही है, सम्मान, पद, स्थान। ओके, तो ये जो हाई ऑनर है, ये जो उच्च सम्मान है, फूलों के देवी, फूलों की रानी का जो पद है, उस पद को पाने के लिए बहुत लंबे समय से लिली और रोज में आपस में कहीं शत्रुता या प्रतिद्वंदिता रही है। बहुत लंबे समय से आपस में राइवल्स हैं। यहां तक इन्होंने बताया। आगे क्या कहते हैं? बार्ड्स ऑफ पावर। अब देखिए बार्ड्स का मतलब क्या है? बार्ड्स का मतलब वैसे तो होता है पोइट्स, कवि। पावर माने आप जानते हैं शक्ति,
तो बार्ज ऑफ पावर का यहाँ मतलब क्या है, ये एक इसने फ्रेज बना के दिया है हमारे लिए, बार्ज ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है, असल में बार्ज ऑफ पावर के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि वे कवि जो प्रभावी थे, यानी जो प्रसिद्ध कवि हैं, जो बहुत बड़े कवि हैं, जिनका बड़ा नाम है, उन कवियों की बात यहाँ पे पोएटेस हमें कह रही है। और क्या कहती हैं वो, कि बार्ज ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। ये जो बड़े बड़े जो कवि हुए हैं, इन कवियों ने क्या किया, हैड संग, गाए हैं, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, तो गाए हैं देयर क्लेम्स। अब क्लेम का मतलब होता है दावा, CLAIM, क्लेम का मतलब होता है दावा। किसी चीज के लिए जब वो अपनी और बात रखते हैं, तो अपना दावा रखते हैं, तो वो चीज कहलाती है क्लेम। तो ये कह रहे हैं कि रोज एंड लिली के बीच में आपस में कहीं राइवलरी थी, उस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए या उस चीज को और इंटेंसिफाई कर दिया। किस चीज ने कर दिया, पोइट्स ने। उन्होंने क्या किया, कैसे इंटेंसिफाई किया उस शत्रुता को, कैसे बढ़ा दिया, कि उन्होंने आपस में कहीं बंटवारा कर लिया, आपस में बंट गए। कुछ लोग रोज के फेवर में चले गए, कुछ लिली के फेवर में चले गए, और उनके फेवर में वो अपनी जो क्रिएशन थी, जो अपनी रचनाएं थी, वो देने लगे। ओके, तो क्या कहा इन्होंने, कि बार्ज ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम, कि जो प्रभावी या जो प्रमुख जो कवि थे, जो प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने भी रोज एंड लिली के जो दावे थे उनका समर्थन करते हुए या उनके पक्ष में अपने गीत गाए। यानी कुछ ने रोज के फेवर में पोइम्स लिखी और कुछ ने लिली के फेवर में पोइम्स लिखी। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। देखिए क्या कहते हैं कि जो लिली के फेवर में जो पोइट्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रोज की कुछ कमियां गिनाई और लिली की कुछ खूबियां गिनाई। क्या कहते हैं वो, द रोज कैन नेवर टावर। अब देखिए टावर अपन जानते हैं, टावर अपन वैसे खंबा जो होता है, पिलर, उसको भी हम कह सकते हैं जो सीधा खड़ा रहे। ओके, लेकिन यहां पे हम इसका एक जो भावार्थ लेंगे वो लेंगे हम सर्वोच्च स्थान पाना। यानी यहां पे तो ये वास्तव में एक नाउन था, लेकिन यहां इसको हम एक वर्ब मान करके चल रहे हैं। क्या हो जाएगा ये, कि द रोज कैन नेवर टावर, कि जो रोज है वो कभी भी वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, लाइक द पेल लिली। पेल, पेल होता है हल्का पीला, येलोइश। तो ये जो हल्के पीले रंग का जो लिली का फूल होता है, तो उसके जैसा सम्मान रोज कभी प्राप्त नहीं कर सकता। विद हर जूनो मीन। अब ये हर जूनो मीन का क्या चक्कर है, जरा इसको समझते हैं। देखिए जूनो जो है, ये एक और करेक्टर यहां हमारे पास आ जाता है। ये भी एक गॉडेस है, जो है कौन, असल में ये है वाइफ किसकी, जुपिटर की। और जुपिटर कौन है, जुपिटर है गॉड ऑफ रेन, बारिश के देवता हैं जुपिटर। और इस जुपिटर की पत्नी है जूनो। ठीक है, ये कैरेक्टर्स हमें थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमें पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, तो हम हर तरह से उसके लिए तैयार रहें। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो याद करने। अभी देखिए पहले सबसे पहले आता आपके पास लव, जो क्यूपिड था, फिर फ्लोरा, अब आपके पास में आ गया जूनो और जुपिटर। तो जूनो की बात कर रहे हैं। जूनो कौन है, गॉडेस है, जो असल में है कौन, जुपिटर की वाइफ है। जुपिटर कौन है, गॉड ऑफ रेन है, बारिश के देवता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रोज है वो कभी कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। अब इसको हम एक दूसरे तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। ये यूं कहते हैं कि जिस प्रकार जूनो जो देवी है, वो बड़ी एक उसकी जो भाव भंगिमा है या उसका जो पोस्चर है वो बड़ा ही शानदार है, बड़े ही और एक स्टाइल में जो है वो खड़ी होती है, बड़े शानदार तरीके से उसकी मूर्ति बनी हुई है। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार ये जूनो है, मीन का मतलब होता है हाव भाव,
EIN, मीन का मतलब है हाव भाव या मुद्रा। तो जिस तरह से, जिस हाव भाव में, जिस मुद्रा में वो जिस मुद्रा में वो जूनो खड़ी होती है, उसी तरह से लिली भी सीधे खड़ी हो सकती है, लेकिन रोज जो है वो उस तरह से खड़ा नहीं हो सकता। एक इसका अर्थ हम ये भी ले सकते हैं, और दूसरा तुमने जो अभी लिया ही था कि रोज कभी भी उस सर्वोच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जिस स्थान पर जूनो के समान शानदार तरीके से सीधे खड़े होने वाली पीली लिली को दिया गया है। ठीक है, दोनों अर्थ मैंने आपको बताए हैं। तो कह रहे हैं ये कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। जूनो के समान अपने भाव भंगिमा या भाव मुद्राओं को, हाव भाव को लेकर के, स्वरूप को लेकर के, और जिस प्रकार लिली खड़ी हो सकती है उस प्रकार रोज कभी खड़ा सीधा नहीं हो सकता। तो ये तो बात कही उन लोगों ने जो लिली के फेवर में थे। अब जो रोज के फेवर में थे उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं बट इज द लिली लवलियर। लेकिन क्या इस चीज के कारण ही लिली ज्यादा अच्छी हो गई? लवलियर, लवली माने प्यारा, लवलियर कंपैरेटिव डिग्री है। तो क्या जो लिली है वो केवल इस वजह से ही ज्यादा अच्छी या ज्यादा प्यारी हो गई? यानी कहने का मतलब है कि केवल एक इस गुण की वजह से ही हम लिली को सर्वोच्च स्थान नहीं दे सकते। और भी कई चीजें हैं जो रोज में हैं जो लिली में नहीं है। तो इस प्रकार से लिली और रोज को फेवर करने वाले जो पॉइंट्स थे उन्होंने अपनी अपनी रचनाओं में, अपनी अपनी कविताओं में इनको फेवर करते हुए बातें लिखी। और इस चीज ने क्या किया कि रोज और लिली के बीच जो राइवलरी थी, जो उनकी शत्रुता थी, उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया, और ज्यादा उसको बढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज बावर। देखिए 10 इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, ये जो फूलों के जो समूह थे। अब देखिए फूलों के समूह का मतलब क्या है यहाँ पे? असल में बात यह है कि राइवलरी किनके बीच में? रोज एंड लिली। अब कुछ तो हैं जो रोज को फेवर कर रहे हैं, कुछ हैं जो लिली को फेवर कर रहे हैं। तो जो रोज को फेवर करने वाले हैं वो ग्रुप तो हो गया रोज वाला, जो लिली को फेवर कर रहे हैं वो गए लिली के। तो इस प्रकार जैसे कवि बटे उसी प्रकार फूलों को भी इन्होंने बांट दिया। ओके, इसलिए इन्होंने कहा फ्लावर फैक्शंस, फूलों के ग्रुप्स, फूलों के समूह, जो फैक्शंस हैं, FACTIONS, फ्रैक्शंस का मतलब यहां पे हो गया समूह या ग्रुप। ओके, तो ये जो फ्लावर फैक्शंस है, फूलों के जो समूह हैं, ये जो फूलों के जो समूह हैं, रैंक द स्ट्राइफ, इनके बीच में स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा या विवाद। क्वारल हो गया, झगड़ा हो गया इनके बीच में। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्राइफ था, ये इन फ्लावर्स के बीच का जो स्ट्राइफ था ये बढ़ने लगा। ये कहते हैं फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ, इन फूलों के ग्रुप्स के बीच, इनके समूह के बीच में झगड़ा बढ़ने लगा, झगड़ा होने लगा। इन साइकीज बावर। अब यहां एक और टर्म हमारे पास आ गई, साइकी। ठीक है, और एक शब्द आया हमारे पास बावर। देखिए बावर का मतलब तो होता है किसी का आवास, होम, ड्वेल, उसका रहने का स्थान। तो बावर तो हो गया स्थान, रहने का स्थान। लेकिन साइकी कौन है? अब देखिए साइकी के यहां दो अर्थ दिए हुए हैं। कुछ लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं साइकी एक गॉडेस है जो कि क्यूपिड की लवर है। कुछ लोग तो उसको इस तरह से बताते हैं कि साइकी क्या है, असल में क्यूपिड जो था उस क्यूपिड की लवर है, तो उसके यहाँ उसके घर पे जाकर के झगड़ा हो रहा है। और कुछ लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि असल में ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा है कहाँ? ये मन में हो रहा है। जो हमारे मन की जो भावनाएं हैं, जो मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों में ये झगड़ा हो रहा है। जो कवियों ने अपनी अपनी कविताएं लिखी, तो अपने अपने विचारों से, अपने अपने तरीकों से जो उन्होंने बातें लिखी, इसके कारण से ये झगड़ा आगे
बढ़ गया, झगड़ा आगे चला गया। तो इसलिए इन्होंने कहा कि साइकी इज बावर, यानी हमारे मन में, हमारे विचारों में, इंसान के मस्तिष्क में यह झगड़ा चल रहा था। ठीक है, इस लाइन को एक बार फिर से देखते हैं। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज बावर। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यह जो फूलों के समूहों के बीच का जो झगड़ा था, यह झगड़ा चल रहा था, कहाँ चल रहा था? इन साइकीज बावर, जो इंसान का जो मन था उसके अंदर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। अब देखिए फर्स्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा था? लव केम टू फ्लोरा। अब लव जब फ्लोरा के पास में आया तो क्या लेने आया था? वो एक फ्लावर लेने आया था, और फ्लावर कैसा हो? जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो, ये था। अब जब वो वहां आ गया तो आने का कारण क्या था? वो पहले कवि ने हमें बताया कि इस कारण से रोज और लिली के बीच झगड़ा चल रहा था, इसी तरह झगड़ा चल रहा था, और इसलिए एक जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन जो थी उसकी तलाश में जो क्यूपिड था वो फ्लोरा के पास आया। अब आकर के उसने कहा क्या? ये बात अब आती है। तो क्या कहता है वो? गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक फूल दीजिए। लव ने, यानी कि गॉड ऑफ लव, क्यूपिड। तो क्यूपिड ने फ्लोरा से कहा, क्या कहता है? गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक फूल दे दीजिए। कैसा फूल दे? डिलीशियस एज द रोज। ठीक है, डिलीशियस माने वैसे हम स्वादिष्ट लेते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या लेंगे? क्या डिलीशियस का मतलब? अच्छी खुशबू वाला, बहुत अच्छी बढ़िया महक वाला। ओके, तो गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, मुझे एक ऐसा फूल दीजिए जिसमें गुलाब के जैसी अच्छी खुशबू आती हो, गुलाब जैसी अच्छी महक आती हो। गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी होती है, सब जानते हैं। तो गुलाब जैसी खुशबू जिसमें आती हो ऐसा फूल मुझे दीजिए। एंड, और एक शर्त और जोड़ दी साथ में, क्या कहते हैं? एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। और कैसा हो? खुशबू तो गुलाब जैसी अच्छी बढ़िया महक हो, लेकिन साथ साथ क्या हो? स्टेटली, शानदार जिसकी मुद्रा हो, शानदार जो खड़ा होता हो, यानी जिसको देखते ही जो है अपने मन में प्रेम उमड़ पड़े। तो स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, जिस प्रकार से लिली अपने गर्व के साथ सीधी खड़ी होती है, सीना तान की खड़ी रहती है, उसी तरह का इसकी मुद्रा हो, यानी जिसमें खुशबू तो गुलाब जैसी हो, लेकिन खड़े होने की या जिसकी जो हाव भाव जो है, स्वरूप जो है, वो लिली जैसा शानदार हो। इस प्रकार दोनों की, रोज एंड लिली दोनों के गुणों को एक जगह और करते हुए लव ने फ्लोरा से फूल मांगा। अब जब क्यूपिड ने बात कह दी, लव ने बात कह दी, तो फ्लोरा ने उससे पलटकर एक क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया? बट ऑफ व्हाट कलर? भाई तुमने मुझसे कह दिया खुशबू ऐसी हो, उसकी मुद्रा भावभंगिमा इस तरह की हो, लेकिन कलर कैसा हो वो तो बताया ही नहीं। बट ऑफ व्हाट कलर, किस रंग का? फूल किस रंग का हो ये भी तो बताओ। रोज रेड, लव फर्स्ट चॉइस। अब देखिए, जो ही फ्लोरा ने कहा व्हाट कलर, कौन सा रंग हो जो तुम फूल मांग रहे हो, किस रंग का दूं? तो यहां पे लव ने, यानी कि क्यूपिड ने कहा, क्या कहा? रोज रेड, गुलाब जैसा लाल। रंग कैसा हो? गुलाब जैसा लाल। लव फर्स्ट चॉइस, लव ने पहले चुना। चॉइस, चूज की सेकंड फॉर्म है। तो लव ने पहले क्या चुना? किस फूल का रंग कैसा हो? रोज जैसा रेड हो, गुलाब के जैसा लाल हो। देन प्रेड, लेकिन फिर उसने फिर प्रार्थना कर दी। प्रे माने था प्रार्थना करना, निवेदन करना। देन प्रेड, फिर उसने निवेदन किया, नो नहीं, लिली वाइट, लिली के जैसा, लिली वाइट, लिली के जैसा सफेद। ध्यान कीजिए, ये क्रम हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट उसने रोज रेड मांगा है, देन उसने लिली
व्हाइट मांगा है। ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो पहले उसने क्या कहा कि गुलाब जैसा लाल दे दो, लेकिन फिर विचार किया कि नहीं, ऐसा करो आप तो मुझे लिली के जैसा सफेद दे दो। और फिर आगे क्या कहते हैं, और बॉथ प्रोवाइड, या फिर ऐसा करो आप तो मुझे दोनों ही कलर दे दो। अब दोनों कलर कैसे दे दे? रोज रेड कलर का होता है, लिली व्हाइट टेल कलर की होती है। अब इन दोनों को एक साथ कैसे कर दें? तो इसलिए फिर जाकर के फ्लोरा ने उसका एक इलाज ढूंढा। अब असल में यहां बात यह आती है कि आखिर ये जो क्यूपिड है ये इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कभी ये रोज जैसा मांग रहा है रेड, कभी लिली जैसा व्हाइट, ऐसा क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन क्या है? तो देखिए असल में बात ये थी कि इसने खुशबू मांग ली थी गुलाब की, और हाव भाव जो थे मीन जो था वो उसने मांग लिया था लिली का। अब बात है कलर की, तो अब कलर किसका ले? अगर रोज का कलर ले लेता है तो फिर रोज वाले ज्यादा हावी हो जाएंगे, अगर लिली का कलर ले लेता है तो लिली वाले हावी हो जाएंगे कि लो साहब हमारी गुण आपने ले लिए। तो इसलिए पहले इसने ये कहा, फिर ये कहा, फिर लास्ट में क्या कहा, बोथ प्रोवाइड, दोनों ही कलर मिक्स कर दो, दोनों ही मिला दो, दोनों ही दे दो, ठीक है, ताकि कोई झगड़ा आगे ना हो। दोनों ही फूलों के जो रोज है वो और लिली जो है वो, दोनों के गुणों को एक जगह मिला करके और एक तीसरी चीज मुझे आप दे दो। एंड फ्लोरा गेव, और तब क्या हुआ? फ्लोरा गेव, फ्लोरा ने दिया, क्या दिया? लोटस। लोटस, लोटस हम सब जानते हैं कमल का फूल होता है। तो फ्लोरा ने क्या किया? कमल का फूल लोटस जो है वो लव को, क्यूपिड को दे दिया उसकी मांग पर। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड, जिस पर गुलाबी लाल रंग जैसी आभा थी, जो रोज रेड गुलाब के जैसे लाल रंग से डाइड पुता हुआ था, रंगा हुआ था, यानी जिस पर गुलाबी लाल रंग की आभा थी। एंड लिली व्हाइट, और साथ ही साथ लिली की सफेदी भी थी। ऐसा फूल दिया कमल का, लोटस का, जिसमें रोज का रेड कलर भी था और लिली का व्हाइट कलर भी था। हम लोग सब जानते हैं जो लोटस फ्लावर होता है वो ना पूरी तरह से लाल होता है ना पूरी तरह से सफेद होता है, वो दोनों कलर्स में मिक्स होते हैं। द क्वीनलीस्ट फ्लावर, वह सुंदरतम, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर फूल, दैट ब्लोज, जो कि खिलता है। ब्लूम, ब्लूम माने खिलना, ब्लूम करना। तो फ्लोरा ने लव को वो फ्लावर दिया जो रोज के भी गुण रखता था, गुलाब जैसी से महक आती है, लिली के समान सीधा खड़ा हो सकता है, और जब कलर की बात आई तो उसमें रोज और लिली दोनों के कलर मिक्स कर दिए गए, उसमें लाली भी होती है और सफेदी भी होती है। तो इस प्रकार से ऐसा एक शानदार फूल और फ्लोरा ने लव को दिया। तो इस प्रकार से ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पूरा होता है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी है। देखिए, इसकी जो वोकैबुलरी थी वो तो हमने साथ में समझ ली है, लेकिन अभी कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी बाकी है। पहली चीज हम बात करें कि इस कविता में आखिर कवित्री जो पोइटेस है वो हमें मैसेज क्या देना चाहिए, व्हाट द थीम ऑफ द पोएम, व्हाट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे कवित्री ने जो काम किए हम वो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या क्या लिए थे? रोज एंड लिली। असल में झगड़ा इन दोनों के बीच में था। ये रोज एंड लिली जो है इनका झगड़ा था, और इस झगड़े में मिला क्या? लोटस। जो क्वीन वाली जो पोजीशन थी, जो रानी वाला जो स्थान था, उस ऑनर को लेने के लिए रोज एंड लिली में झगड़ा था, लेकिन ये ऑनर मिला किसको? लोटस को। तो ये क्या बता रहा है? असल में ये रोज एंड लिली दोनों ही वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी संस्कृति है, उसके प्रतीक माने जाते हैं गुलाब और लिली। इनके बीच में झगड़ा था सर्वोच्च स्थान पाने का, लेकिन वास्तव में सर्वोच्च स्थान मिला किसे? लोटस को। और लोटस क्या कर रहा है? ये हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, भारतीय संस्कृति को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी
कवियत्री ने क्या किया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति पर विजयी घोषित कर दिया। उस पाश्चात्य संस्कृति पर भारतीय संस्कृति को ज्यादा प्रमुखता देते हुए, उसको ज्यादा महत्व देते हुए और इसकी सर्वोच्चता को इन्होंने स्थापित यहां किया है। एक तो चीज हमें यह ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ इसमें टर्म्स आई थी, कुछ नाम आए थे, मैंने आपको बताए थे भी, वो एक बार फिर से मैं आपके सामने नोट डाउन कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट नेम था लव, जो मैंने बताया था आपको क्यूपिड है, वास्तव में गॉड ऑफ लव है। दूसरा आया था हमारे पास फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन। ओके, फूलों और वनस्पति की देवी है। तीसरा हमारे पास एक नाम आया था जूनो। तो जूनो कौन थी? ये भी एक गॉडेस थी, जो वास्तव में कौन है? वाइफ ऑफ जुपिटर, जुपिटर की पत्नी है। और जुपिटर कौन है? जुपिटर गॉड है, गॉड ऑफ रेन, बारिश के देवता। जिस प्रकार से हमारे इंद्र होते हैं बारिश के देवता, उस तरह से उन्होंने जुपिटर को बारिश का देवता माना हुआ है। यहां पे टर्म हमारे पास दी गई है सोनेट। असल में ये जो पोएम हमने पढ़ी है, ये पोएम वास्तव में क्या है? एक सोनेट है। और सोनेट क्या है? सोनेट होता क्या है? तो देखिए, छोटी सी उसकी जानकारी ले लेते हैं। सोनेट एक छोटी सी पोएम होती है, अ शॉर्ट लिरिक पोएम कंटेन्स 14 लाइन्स। विशेष बात यही है, छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें क्या होता है? 14 लाइन्स होती है, 14 लाइन्स होती है। ये इसकी स्पेशल एक क्वालिटी होती है, ये ध्यान रखने की चीज है। तो 14 लाइन्स इसमें होती है। आप देख रहे हैं आपके पोएम में भी 14 ही लाइन्स है। अब क्या है कि ये जो सोनेट है, इन सोनेट को ब्रॉडली मेजर रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है पेट्रार्कन या इटालियन, इनको हम इटालियन भी कह सकते हैं और पेट्रार्कन भी कह सकते हैं। और दूसरे होते हैं शेक्सपियरियन या इंग्लिश। ओके, असल में क्या था? पेट्रार्क एक पोइट हुए हैं। पेट्रार्क मूल रूप से इटली के रहने वाले थे। इन्होंने जो सोनेट्स लिखे, उस पैटर्न को पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट कह दिया गया। इसी प्रकार से शेक्सपियर, जो इंग्लिश के बहुत ही नामी, बहुत ही फेमस और पोइट प्लेराइट हुए हैं, इन्होंने जो, ये एक्चुअली क्या थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इन्होंने जो सोनेट्स लिखे वो शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट कहलाए। इनमें फर्क क्या था वो हमें थोड़ा सा समझना है। देखिए, जो मैंने बात कही आपको कि ये जो सोनेट होती है ना, 14 लाइन्स होती है। इन 14 लाइन्स को क्या किया इन्होंने? भागों में बांट दिया। दो भागों में ब्रॉडली बांट देते हैं। शुरू की जो 8 लाइन्स है वो, और बाद की 6 लाइन्स है वो। इस प्रकार से दो भागों में बांटा। इस 8 लाइन वाले भाग को कहते हैं ऑक्टेव, जिसमें 8 लाइन्स होती हैं। इसे कहते हैं सेस्टेट, जिसमें 6 लाइन्स होती हैं। ठीक है। अब क्या होता है? जो पेट्रार्कन सोनेट है, इसमें इन्होंने क्या किया? इन 8 लाइन्स को तो 4 + 4 में बांट लिया। ओके, और जो 6 लाइन्स थी इनको 3 + 3 में बांटा हुआ है। ये हमारा पेट्रार्कन सोनेट होता है। ठीक है, जिसमें शुरू की जो 8 लाइन्स हैं, जो ऑक्टेव है, वो तो 4-4 लाइन्स में बटा हुआ है क्वार्टेंस में, लेकिन जो बाद की 6 लाइन्स हैं इनको 3-3 लाइन्स में बांटा हुआ है। लेकिन जो हमारा शेक्सपियरियन सोनेट है, इसमें क्या होता है? ऑक्टेव को तो वही 4 + 4 में बांट रखा है, 4-4 लाइन से बांट दिया। लेकिन जो सेस्टेट था उसको 4 + 2 में बांटा हुआ है, यानी 4-4 लाइन्स के 3 भाग और फिर लास्ट में जाके 2 लाइन्स का एक कपलेट, उसको कपलेट कहा जाता है, जहां 2 लाइन्स का एक छंद बना हुआ होता है। तो ये एक छोटी सी चीज थी, हालांकि ये जो ऑप्शनल इंग्लिश पढ़ते हैं उनको ज़्यादा काम आती है, लेकिन फिर भी
एक बेसिक नॉलेज है जो हमें होनी ही चाहिए। तो यहां तक मैंने आपको भी बताया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस एक पोइम में अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, 2-4 बार आप इसको रीडिंग लगाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। लैंग्वेज बहुत सिंपल सी है, बहुत इजी वर्ड्स इसमें यूज किए हुए, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाला ऐसा कुछ इसमें इशू है नहीं। तो अब आप जब इसको बात करेंगे तो इसमें देखिए शुरू से ही पहली लाइन से क्वेश्चन बनना शुरू होता है, लव केम टू फ्लोरा। क्यों आया? पहला क्वेश्चन तो ये है, वाई डिड लव कम टू फ्लोरा, कि जो लव है वो फ्लोरा के पास क्यों आता है। हमने बात की थी आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फूल लेने के लिए, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि फूलों का एक निर्विवाद रूप से रानी सिद्ध हो, ऐसा फूल लेने के लिए आया। यहां पे अगला क्वेश्चन बनता है कि जो राइवलरी थी, जो शत्रुता थी, वो किन के बीच थी। तो हमें पता है वो रोज एंड लिली, इस पोएम के मेन कैरेक्टर ये दोनों ही थे जिनके बीच सारा झगड़ा चल रहा है। तो रोज एंड लिली के बीच में शत्रुता थी। वाई, क्यों थी शत्रुता? तो उसके लिए हमने बात की थी फॉर द हाई ऑनर, ना, जो उच्च सम्मान जो था उसको पाने के लिए। और उच्च सम्मान कौन सा? द क्वीन ऑफ फ्लावर, ओके। उस पोजीशन को लेने के लिए रोज एंड लिली के बीच में झगड़ा था। इसके बाद में बात आई कि जो बार्ड्स ऑफ पावर थे ये क्या हैं। ये टर्म आपसे पूछ सकता है, व्हाट्स द मीन ऑफ बार्ड्स ऑफ पावर। तो उसके लिए मैं आपको बताया था ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ पोइट्स, ओके। उस टाइम के जो कवि जो थे, पुराने जो कवि थे, जो या कहते हैं हम कि जो पोइट्स ऑफ पावर, हम यूं भी कह सकते हैं कि जो प्रमुख जो कवि थे उनको यहाँ पे बार्ड्स ऑफ पावर कहा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि इन कवियों ने लिली और रोज के झगड़े को कैसे बढ़ा दिया, या उसमें उन्होंने क्या सहयोग किया। तो उसके लिए मैंने आपको अभी समझाया था, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था सब, इन्होंने क्या किया कि रोज एंड लिली के फेवर में अपने अपने गाने गाए, इसके कारण से उनके बीच का विवाद और ज्यादा बढ़ गया। देन अब अगला क्वेश्चन जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि क्वालिटीज ऑफ रोज एंड लिली। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ रोज, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लिली। इसमें सब दी हुई हैं। रोज अच्छी स्मेल आती है, रेड कलर का होता है और शानदार फूल होता है। लिली पैल कलर की होती है, येलो पैल होता है, और जूनों में शानदार तरीके से खड़ी हो सकती है और बड़ी स्टेटली इसका पोस्चर होता है। तो इस प्रकार की चीजें इसमें हम दे सकते हैं। देन अब बात आती है, इसमें एक टर्म आई थी साइकीज बाउअर, है ना। वो साइकीज बाउअर क्या था वो मैंने आपको समझाया था, अभी याद कर लें उसको आप। साइकीज बाउअर मैंने आपको बताया था कि ये इंसानों के मन में, इसका अर्थ क्या हो गया, इंसान साइकी हमारे मन के लिए इन्होंने कहा हुआ है, मनोदशा के लिए कहा हुआ है। बावर मैंने आपको बताया था आवास या रहने का स्थान। तो इंसानों के मन में, इंसानों के मस्तिष्क में और ये झगड़ा चल रहा था। देन इसके बाद में आता है कि जो लव ने और फ्लोरा से जो फूल मांगा, उस फूल की उसने क्या क्वालिटीज बताई। ठीक है, तो उसमें आपको 3 चीजें बतानी पड़ेंगी। देखिए, एक तो उसने रोज वाली तो डिलीशियस स्मेल ये मांगी थी, ओके। लिली वाला और जो मीन था, जो उसका पोस्चर था, जो प्राइड वाला जो इसका स्थिति थी वो मांगी थी। और कलर जो था, कलर पहले तो रेड मांगा, फिर वाइट मांगा और फिर बॉथ मांगा। ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी, ये आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में काम आएंगी, तो ये याद रखें आप। लास्ट में फिर फ्लोरा ने लव को क्या दिया, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। लास्ट में उसने लोटस दिया था। अब जब आप सोचिए, रोज और लिली की क्वालिटीज पूछिए, क्या लोटस की क्वालिटीज नहीं पूछेगा? ये भी तो पूछ सकता है। इसकी भी क्वालिटीज हमें याद
रखनी होंगी। क्वालिटीज क्या क्या बताई थी इसमें? रोज जैसी तो इसमें डिलीशियस स्मेल होती है, लिली जैसी इसकी और पोस्चर होता है, और कलर जो है इसका रेड एंड व्हाइट दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटीज हमें बताई गई थी। तो इस तरह से इस पोएम के बारे में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान करें, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका एक अंतर्निहित जो था, जो पोइटेस जो इसमें मैसेज देना चाह रही थी वो क्या थी कि इंडियन कल्चर इज द बेस्ट। ओके, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी विक्ट्री को ये शो कर रहा है वेस्टर्न कल्चर पर। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखें। इस तरह से ये पोएम यहाँ के एंड होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।